मिला, गिराने की भी कोशिश की। बहुत 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 तो कुछ बहुत बताओ, किस्से हैं। आज मैं तो- एनडीटीवी के इतिहास में शायद मैंने लिखा था अपनी चिट्ठी में कि मैं डिमोट हुआ था। इस प्रोसेस को मैं समझ गया कि ये देश के नाम पर ही खत्म किया जा रहा है। पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और क्या क्या कहें रवीश आपके परिचय में, ये 3 काफी है। और बोलना ही है किताब के लेखक, और साथ में एक पहलू और है, इश्क में शहर होना। इश्क में शहर होना एक दूसरा रवीश दिखाता है, और बोलना ही है एक दूसरा रवीश दिखाता है। बीच में कुछ और रवीश है। तो हमारे सामने रवीश हैं, और साथ में आपको बताऊं, उस शेर का जिक्र मैं अक्सर करता हूं, रवीश निदा फाजली का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो 2 आदमी तो इसमें दिख रहा है, दोनों विपरीत ध्रुव पर है। एक है जो इश्क में है और इश्क में शहर हो गया है, और छोटी छोटी कहानियां जो लपरेक है, उसमें इश्क में डूबा एक लड़का, एक लड़की, शहर, शहर के प्रतीक, शहर के बिंब, ट्रेन, स्टेशन, शहर के चौक चौराहे, नुक्कड़ में भी इश्क देख रहा है। और जो पहली कहानी है जिसमें आपने कहा है, मैं आज स्मॉल टाउन सा फील हो रहा हूँ, सा फील कर रहा हूँ, आखिर में वो लड़की कहती है, लड़का कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो या शहर से? और जवाब है, शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। तो इसमें मोहब्बत में डूबा हुआ रवीश है, और इसमें बहुत गुस्से वाला रवीश है, जिसमें बहुत गुस्सा है व्यवस्था से, सत्ता से, सरकार से, ऊपर बैठे जो लोग हैं उनसे। तो रवीश काफी बदले क्या बीते 8-10 सालों में, और बदलाव का दौर ये कब से हुआ? ये लगातार चला है प्रोसेस। दिल्ली आने के साथ ही मैं हर साल बदलता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी था, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं था, और इसलिए मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत सारे छात्र एमए तक निकल जाते हैं, लेकिन किताब क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और पढ़ते वक्त किन बातों को ख़ास तरीके से नोट करनी चाहिए, ये सबको मालूम नहीं होता है। ऐसा मुझे लगा कि मुझे मालूम नहीं था, पर मुझे इतिहास के हमेशा ही वर्ल्ड क्लास शिक्षक मिले, और वो सब डेडिकेटेड टीचर थे, मतलब साधारण टीचर नहीं। कि एक तो अपने एकेडमिक एक्सेलेंस में शानदार, मतलब दुनिया की हर बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए लोग थे, और बहुत डेमोक्रेटिक लोग थे। मतलब नाम से उनको बुलाना, उनकी अंग्रेजियत को टोक देना, फिर भी वो बुरा ना मानते थे, और कई बार कह देते थे कि हाँ यार, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे पढ़ाएं तुमको। लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए उन लोगों ने हिंदी सीखी, हिंदी में मेहनत की। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता था कि हम जैसे कमज़ोर छात्रों के लिए हमारे टीचर जो हैं, जो स्टीफेंस से पढ़कर आए हैं, जिनका इतना अचीवमेंट है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनकी मेहनत की जिम्मेदारियों से मैं भी बनता चला गया। तो मैं भी धीरे 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 पढ़ने लगा और समझने लगा। तो एक बदलाव वहाँ हुआ बहुत तरीके से। वो यहाँ तक कहते थे कि तुम्हारे आसपास जो दोस्त हैं कहीं एक ही राज्य के तो नहीं हैं, हिंदुस्तान को अगर जानना है तो अलग अलग राज्यों के लोगों से दोस्ती करो। दिल्ली आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, तुम जिस कमरे में रहते हो क्या वहाँ पर केवल बिहार के ही लोग हैं? तो कहते हाँ सर, हम लोग तो एक ही ट्रेन से आए हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो एक ही साथ रहते हैं। तो कहते थे चलो वो अगर मजबूरी है तो जब कॉलेज आओ तो अलग अलग लोगों से बात करो, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करो, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करो, दोस्ती करो, उनको समझो, उनके घर में जाओ, उनको घर बुलाओ। तो ऐसा लगता था कि और ये सिर्फ मेरे से नहीं, हमारे टीचर सभी छात्रों के लिए ऐसे थे। बात यह है कि जब वो अमृत बांट रहे थे तो कौन लेना चाहता था उनसे। तो मैं अपने शिक्षक को हमेशा याद करता हूँ, और आज भी मैं यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं उसी हक से फ़ोन करता हूँ, माट साहब ये किताब आपके पास है क्या, भेज दीजिएगा। तो वो भिजवा भी देते हैं, कहते हैं यार मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, तो फिर वो भिजवा देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी बदला, और उस बदलने के प्रोसेस में
आधुनिक भारत के इतिहास को काफी दूसरे तरीके से बताया। बहुत जड़ व्याख्या उनकी नहीं थी, जैसा कि इतिहासकारों की छवि बना दी जाती है। अब इस देश में कोई अजीत जी इतिहास तो पढ़ता नहीं है। सारे लोग मेडिकल पढ़ने चले जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने चले जाते हैं, और बाकी लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, हाँ, और बचे हुए व्हाट्सएप पढ़ते हैं। फिर आके एक सुबह उठ के कहते हैं हमें तो पढ़ाया नहीं गया। एक सम्राट अशोक पे ही नयनजोत लाहिरी ने किताब लिखी है, तो उस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 300 रेफरेंसेस, उसमें बहुत सारे 200-250 किताबें हैं। अब अचानक कोई आके कहे कि अशोक के बारे में बताया नहीं गया। भाई, इतिहासकार काम कर रहा था। कितने ही कम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, कितने ही कम लोग जाके रिसर्च स्कॉलर बनते हैं। तो जाहिर है इतने बड़े देश का इतिहास कभी भी पूरा नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा कहने वाले मंत्री भी नहीं बताते हैं कि इतिहास सही और ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके, इसके लिए हम कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ये बात वो नहीं कहेंगे। वो तो इतिहास ऐसा लिखते हैं कि हाँ। बुलबुल की पंख पर वो कुछ भी लिख सकते हैं, उड़ के बाहर है ना? जाते तो वो थे कुछ भी अंडमान लिख जेल से। सकते हैं वो इतिहास। तो इसलिए इतने बड़े देश का इतिहास एक साथ लिखा ही नहीं जा सकता था, और जो लिखा गया उस पर भी कई बार लिखा गया है इतिहास का। तो जो लोग इतिहास के विद्यार्थी नहीं रहे, उस तरह की ये बातें करते रहे। तो कुछ बदलाव मेरे शिक्षकों ने किया एमए तक जाते जाते, और वो दोस्त बन गए। तो हमने तो कभी देखा नहीं कि एक, पहली बार देखा कि वो समय से पहले आने वाले टीचर थे, कभी क्लास नहीं छोड़ते थे, और वो हमेशा लिखवाते थे कि लिखो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं दिल्ली आके किसका इतिहास पढ़ रहा हूँ, कौन सा देश है। मैं तो बिहार जानता था, पटना जानता था, मोतिहारी जानता था। और फिर उन्होंने इन सारी चीज़ों से कनेक्ट किया। उन्होंने कहा कि तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा सर आप पढ़ाते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये यूरोप का इतिहास क्यों पढ़ रहा हूँ, और यही भारत की आज़ादी का इतिहास ये मेरे लाइफ से कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो वो कहते थे कि और मैं कल्पनाओं में खो जाता हूँ। फिर तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो जिन कल्पनाओं में खो जाते हो उसी पे तुम ट्यूटोरियल लिख दो। तो मैं उससे लिखते लिखते फिर इतिहास लिखने लगा, फिर इतिहास के ट्यूटोरियल लिखने लगा। तो हमेशा मेरे टीचर कहते थे कि किसी की नकल मत करना, ओरिजिनल लिखो, खराब लिखो मगर ओरिजिनल लिखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ट्यूटोरियल चलते हैं, लोग उसी की कॉपी करते रहते हैं, तो वो बहुत पकड़ते थे कि किसी की कॉपी का इंप्रेशन है कि नहीं। तो एक ओरिजिनल लिखने की आदत आई, वहां से बदले। फिर जब आप पेशे में आए तो वो कुछ और हालात थे, और लेकिन पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण था मेरे कुछ भी होने में। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि पढ़ते चलिए आप, अगर युवा हैं तो, क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा या कोई ऐसी कुर्सी मिलेगी या कोई ऐसा कोई शो मिलेगा, अगर पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, या सस्ती चीज़ें आप का इस्तेमाल करने लगेंगे लोकप्रिय होने के लिए। तो मेरे पास वो तैयारी थी मेरे बदलाव में। लेकिन मैं फिर एक बीच में डाल रहा हूँ सवाल। इस बदलाव में अगर किताब के छपने का साल देखें तो 2 साल का फर्क है। शायद 2015 में ये छपी, हाँ। इश्क में शहर होना शायद 17 में ये छपा है। ये 17 की किताब है, बोलना ही है, हाँ। और जिसका कई भाषाओं में अनुवाद है, अंग्रेजी समेत। 2 साल का फर्क है। लेकिन इसको जो पढ़ेगा, इश्क में शहर होना, और जो इसको पढ़ेगा जिसका जवाब अभी मिला नहीं, हाँ। इसमें मोहब्बत में डूबा हुआ एक लड़का है। देखिए, जब आप इश्क की ऐसी कहानी लिखते हैं तो जब तक कुछ महसूस और फील नहीं करते तब तक नहीं लिखते हैं। इस किताब में एक आक्रोश में भरा हुआ एक पत्रकार है जिसमें बहुत गुस्सा है। तो इस बदलाव को की वजह को मैं समझना चाहता हूँ। ये किताब देर से छपी, लेकिन जो इश्क में शहर होना की जो कहानियां हैं छोटी छोटी, वो मैं बहुत पहले से लिखने लगा था। वो शायद 2010, 11, 12 का साल रहा होगा। उसमें तृणमूल का भी जो कलकत्ता में तृणमूल और लेफ्ट तृणमूल का राइज हो रहा था, और तब मैं घूमा करता था काफ़ी। जब लोग मुझे नहीं जानते थे तब मैं लोगों को जानता था, उनके बीच बैठ जाता था और चुपचाप सुनता था उनकी बातचीत। वो बातचीत में क्या हो रही है सारी चीज़ें। तो ये सारी जो प्रसंग हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो सब सुनी गई हैं। प्रेमियों ने एक दूसरे को क्या कहा और या देखी गई हैं वो। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को ऑब्जर्व करना। यही सुख मुझसे चला गया। मतलब जब लोग मुझे ऑब्जर्व करने लगे तब फिर मैंने अपने आप को एक सिमटी हुई समेट लिया।
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये उस वक्त की कहानियां हैं और मुझे इस पर आना ही था, क्योंकि जो मेरी ट्रेनिंग थी हिस्ट्री की और चीज़ों को देखने की, उस प्रोसेस को मैं समझ गया कि ये देश के नाम पर ही खत्म किया जा रहा है। और मुझे लगता था कि शायद मेरी बातें समय के साथ गलत साबित होंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। गलत साबित हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे तो उसी देश से प्यार है जहां मैं पैदा लिया हूं, और उसका कुछ भी अच्छा होता रहे, ये कौन नहीं चाहेगा। लेकिन बातें तो सच ही निकली। अगर आप अब 8 साल का वक्त है, आप देख सकते हैं। तो इस किताब में एक बागी रवीश दिखता है, और उसके बाद आपके भाषण जितने हम देखेंगे, जो अलग अलग सेमिनार में आप बोलते हो, चैनल पर तो आपने जो किया प्राइम टाइम में, दर्शक जो अभी देख रहे हैं मोटे तौर पर सब जानते हैं। तो ये जो आपके भीतर आक्रोश है, वो आक्रोश 2016-17 से उसकी शुरुआत होती है, जब लिंचिंग और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही थी। आप पर भी व्यक्तिगत हमले हुए, आपको गालियां दी गई, जिसका जिक्र आप करते रहे हो अपने लेखों में। लेकिन इस किताब की भूमिका में एक बात जो आपने लिखी, भूमिका नहीं, समर्पण में, नॉयना, तनिमा, तनिषा को जो मेरे बोलने और लिखने का मोल चुकाते हैं, आपने पत्नी और 2 बेटियों का जिक्र किया। ये मोल कैसे चुकाते हैं, जरा हम यहाँ से समझना चाहेंगे कि एक पत्रकार अगर इस दौर में सत्ता के खिलाफ या सत्ता की आलोचना करता है, उस पत्रकार को क्या क्या झेलना पड़ता है। अपने शब्दों में आपने कई बार कहा है, लेकिन उसके परिवार पर क्या बीतता है, जिसका इशारा आप इस 2 लाइन में कर रहे हैं। बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसे देखने के बाद फिर वही बातें उनकी ज़िंदगी में पहुंचेंगी। लेकिन उनके साथ बहुत मुश्किल रहा। हमारी बेटियां लगभग एक बंद कमरे में ही बड़ी हुई, और जब वो बहुत छोटी थीं तो अचानक वो देखने लगी कि मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं, जो बंदूक लेकर चल रहे हैं, कार में बैठी हैं। तो छोटे बच्चे पर क्या असर पड़ता है, मैं भी बहुत उस चीज़ को लेकर जागरूक तो नहीं था। मुझे लगता था कि शायद उन्हें भी अच्छा लगता होगा कि कोई पुलिस है और या फिर ऑफिस का दिया हुआ सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन्हें वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती होंगी। लेकिन बच्चों के मन पर दूसरा असर पड़ता है। बच्चे फिर कल्पना करने लगते हैं कि कोई उनके पापा को गोली मार देगा, तो उनके पापा की ज़िंदगी की क्या होगी, फिर हमारे पापा नहीं रहेंगे। तो वो डर और उसकी प्रक्रिया का असर तो हुआ उनकी ज़िंदगी पे। फिर हम एक साथ कहीं जाने आना हमारा बंद हो गया, कि बहुत तरह से लोग जब हम ऐसे भी कम वक्त मिलता था तो किसी रेस्तरां में बैठे हैं, आसपास नज़र देख रहे हैं, बेटियां ही नोटिस कर रही हैं कि पापा कोई उधर से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो खुद ही सहज नहीं हो पाती थी कि क्या खाएं नहीं खाएं। ग्लास है, जैसे इसमें चाय है, तो कोई कहेगा कि हाँ ये शराब है ना। तो इस तरह से लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, टेबल पे क्या रखा हुआ है। उस वक्त तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी इतना हंगामा होता था, वरना तो आप क्या खा रहे हैं आप ऐसे करके फ़ोटो खिंचा सकते थे कि चिकन को लेके भी क्या बना दे और मटन को लेके भी लोग क्या बना दें। तो वो फैमिली लाइफ तो ख़त्म हो गई, मतलब पूरी हमारी। और उन्होंने ज़्यादा कीमत चुकाई है, बहुत ज़्यादा। और उनका बचपन नॉर्मल नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि हम कोई लोग समझते हैं कि कोई मैं बहुत बड़ा स्टार हूं, पर आप जानते हैं कि मैं जहां रहता हूं बहुत सामान्य सा घर है, सामान्य सी जगह है। तो हम वो भी नहीं था कि हम कोई सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जहां पे और हमारे घर के काम करने के लिए 4-5 और स्टाफ हैं, तो वो भी नहीं था। तो पहले मैं सब्जी खरीदने खुद ही